Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class. आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज ब्लड क्लोटिंग. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड क्लोटिंग के बारे में देखेंगे कि इंजरी होने के बाद में जब वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो किस तरीके से क्लोट बनाकर एक प्लग का फॉर्मेशन करके उसको रोका जाता है, ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है. मेन यही ओवरव्यू होता है ब्लड क्लोटिंग का कि कहीं पर इंजरी हो गई, इंजरी हुई तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? क्लोट फॉर्म होना. तो जब ब्लीडिंग वहाँ से स्टार्ट होती है और उस ब्लीडिंग को रोकना और वहाँ पर क्लोट का फॉर्मेशन करना, यही होता है ब्लड क्लोटिंग. ठीक है. आज हम लोग ब्लड क्लोटिंग के बारे में ही देखेंगे. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन. ठीक है. लेट्स सपोज जब कोई इंजरी होती है तो क्या देखने को मिलता है? ये देखा जाता है कि इंजरी होने के बाद में प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं. कौन एक्टिवेट होते हैं? प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं. प्लेटलेट इकट्ठा होते हैं. मान लो यहां पर इंजरी हुई है, और इंजरी होने के बाद में यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. यहाँ से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई. ठीक है. तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे. क्या इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे? प्लेटलेट जो है यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे. प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं जब इंजरी हो जाती है तो, और एक प्लग बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? एक प्लग बना लेते हैं. ये प्लग टेम्परेरी होता है. क्या होता है? टेम्परेरी प्लग बनाते हैं. टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, यानी कि ये फिक्स नहीं होता. इंजरी होने पे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होके टेम्परेरी प्लग बनाते हैं, अस्थाई प्लग बनाते हैं. देन यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठा हुए थे, यहीं पर साथ में क्लोटिंग फैक्टर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं. कौन स्टार्ट कर देते हैं? क्लोटिंग फैक्टर भी यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं. क्लोटिंग फैक्टर्स. टेम्परेरी प्लग बनने के बाद में देन यहाँ पर क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं. और क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके क्या करते हैं? क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके क्लोटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देते हैं. क्या स्टार्ट कर देते हैं? क्लोटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देते हैं क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके. ठीक है. देन यहाँ पर जब क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, एट द एंड यहाँ पर क्या बनता है? एट द एंड यहाँ पर बनता है फाइब्रिन. क्या बनता है? फाइब्रिन. क्लोटिंग मैकेनिज्म के एंड का जो प्रोडक्ट होता है वो फाइब्रिन होता है. फाइब्रिन जो है, जब यहाँ पर फाइब्रिन का क्लोट बन जाता है तो इसको कहा जाता है परमानेंट प्लग. क्या कहा जाता है? परमानेंट प्लग. ठीक है. इसको परमानेंट प्लग कहा जाएगा. फाइब्रिन क्लोट बनने के कुछ मिनट बाद, कुछ टाइम के बाद में क्या होता है? कुछ मिनट के बाद में यहां पर जो क्लोट बना है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है. क्या करना स्टार्ट कर देता है? सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. तो ये ओवरव्यू है. यानी जब भी इंजरी होने के बाद में क्या होता है? प्लेटलेट जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं. प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद में
वहां पर टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं, अस्थायी प्लग बना लेते हैं। देन वहां पर प्लेटलेट के साथ में फिर क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, जिसमें एंड में फाइब्रिन बनेगा, और फाइब्रिन का जो क्लोट बनेगा उसको परमानेंट प्लग कहा जाता है। उसके कुछ टाइम के बाद में वो जो क्लोट बना है, जो थक्का बना है, वो रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रिट्रैक्ट का मतलब क्या है? सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो प्लेटलेट की वजह से, प्लेटलेट ज्यादा है कम है, इसको कहा जाता है ब्लीडिंग टाइम। इसको क्या कहा जाता है? ब्लीडिंग टाइम। मतलब ये प्लेटलेट के ऊपर डिपेंड करता है ब्लीडिंग टाइम, कि प्लेटलेट ज्यादा है तो उस टाइम पर ब्लीडिंग टाइम कम होगा, प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा। तो ब्लीडिंग टाइम जो है ये प्लेटलेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो क्लोटिंग टाइम है, जो क्लोटिंग टाइम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लोटिंग टाइम क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल से समझाती हूं। लेट्स सपोज कि मान लो कि आपको डेंगू हो गया है। क्या हो गया है? डेंगू। और डेंगू में आपको पता है क्या देखने को मिलता है? प्लेटलेट घटते हैं। मेन जो चीज डेंगू में देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स जो हैं ये घटती हैं, प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं। और प्लेटलेट को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट के घटने को क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाएगा। साइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट को। अब प्लेटलेट घट रही हैं तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उस कंडीशन को। अब प्लेटलेट कम है तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? कम प्लेटलेट है तो यहां पर जो ब्लीडिंग टाइम है ये क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम इस कंडीशन में इंक्रीज होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैं आपको बताती हूं। लेट्स सपोज कि मान लो क्लोटिंग फैक्टर 8 का डिफिशियंसी हो गया है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर 8 डिफिशियंट है तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया। अब क्लोटिंग फैक्टर कम है, डिफिशियंट है, तो देन इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? क्लोटिंग टाइम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कोरिलेशन होता है ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट का, क्लोटिंग टाइम और क्लोटिंग फैक्टर का। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रखी है। फर्स्ट केस में देखो, यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रखी है। देन यहाँ पर प्लेटलेट जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। प्लेटलेट ये देखो यहाँ पर प्लेटलेट्स ने इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर प्लेटलेट जो है एग्लूटिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठा होकर टेम्परेरी प्लग बनाते हैं। साथ में यहाँ पर जो फाइब्रिन क्लोट है, किसके थ्रू? क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और वो फाइब्रिन को यहाँ पर अपीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से फाइनली फाइब्रिन क्लोट फॉर्म होता है और एट लास्ट क्या होता है? जो क्लोट है वो रिट्रैक्ट कर जाता है, यानी ये सिकुड़ने लग जाता है। क्लियर है? सो ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। ब्लड कोएगुलेशन इज द थर्ड स्टेज ऑफ hemostasis that converts circulating substance within the blood into an insoluble gel. ब्लड कोएगुलेशन में क्या किया जाता है? ब्लड कोएगुलेशन में जो सर्कुलेटिंग सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनसोल्यूबल जेल में, या फिर जेल में जो प्लग का फॉर्मेशन करेगा। और एज अ रिजल्ट वहां पर क्या देखने को मिलता है? ब्लड क्लोट होता है और ब्लड लॉस स्टॉप हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्लड कोएगुलेशन। इसके लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, प्लेटलेट ऑल्सो रिलीज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं कुछ समझा देती हूँ आपको।
जो मैंने आपको क्लोटिंग मैकेनिज्म बताया कि सबसे पहले इंजरी होती है, प्लेटलेट एक्टिवेट होके टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं, उसके बाद में फिर क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और एट द एंड फाइब्रिन बनता है। जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है ये इंट्रिंसिक होता है, दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक के केस में क्या होता है, इंट्रिंसिक के केस में जैसे कि मान लो ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक लाइनिंग है, ये लाइनिंग यहाँ पर है ब्लड वेसल के अंदर, इसको कहा जाता है एंडोथीलियम। क्या कहा जाएगा, एंडोथीलियम। किससे मिलके बनता है ये बना होता है कोलेजन से। किससे, कोलेजन से। ठीक है, तो ये कोलेजन से मिलके बना हुआ है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये जो कंडीशन है इसके अंदर जब क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, जब इंजरी हो जाएगी और जब यहां पर क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे और कोलेजन एक्सपोज होगा, इस कंडीशन को कहा जाता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। ऐसे कंडीशन में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। कब, जब कोलेजन जो है ये एक्सपोज होंगे। ठीक है, दूसरा, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड है और यहां पर जब क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, इसको भी कहा जाता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। कहने को ब्लड टेस्ट ट्यूब में है, बट यहां पर जो क्लोटिंग मैकेनिज्म होगा वो इंट्रिंसिक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो टेस्ट ट्यूब है ये जिन मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो सरफेस है टेस्ट ट्यूब का, ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज सरफेस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक पाथवे इन दो कंडीशन में एक्टिवेट होगा। तो चलो अब मैं आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे समझा देती हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे and second one is extrinsic pathway. ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर मान लो कुछ इंजरी हुई है, मान लो कुछ इंजरी हो गई, वेस्कुलर इंजरी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर कब एक्टिवेट होंगे, इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा, जब कोलेजन एक्सपोज होगा। जब कोलेजन एक्सपोज होगा, एक इस कंडीशन में कोलेजन एक्सपोज होगा। दूसरा कब, दूसरा जब नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, इस कंडीशन में देखने को मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज सरफेस है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करते हैं, उस कंडीशन में जो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला यहां पर क्लोटिंग फैक्टर है, वो कौन सा है, वो है क्लोटिंग फैक्टर 12। कौन सा है, क्लोटिंग फैक्टर 12। ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इसको रोमन में ही लिखते हैं, बट आप ध्यान रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, क्लोटिंग फैक्टर 12 सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोलेजन एक्सपोज हुआ, नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, इसका मतलब इंट्रिंसिक पाथवे यहां पर एक्टिवेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्लोटिंग फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लोटिंग फैक्टर 12 जो है ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होके ये क्या बनाएगा, क्लोटिंग फैक्टर 12 ए बनाएगा। ठीक है, देन यहां पर क्या होगा, 12 ए क्या करेगा, ये एक्टिवेट होके 12 के बाद क्या आता है, 11, ये 11 को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, 11 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सो 12 ने किसको एक्टिवेट किया, क्लोटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट किया और किस में कन्वर्ट करवा दिया, क्लोटिंग फैक्टर 11 ए में। ठीक है, इसके बाद में यहां पर पहले ये 12 था,
क्लोटिंग फैक्टर कौन सा था, 12 था। 12 ने एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट किया, 12A को। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, वरना रोमन में ही लिखने हैं आपको। देन यहाँ पर जो 12A है इसने एक्टिवेट होके 11 को एक्टिवेट किया और ये बन गया 11A। अब जनरली तो 12 के बाद 11 और 11 के बाद 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 पहले नहीं आता, पहले 9 एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोटिंग फैक्टर 11A है ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करेगा 9 को। किसको, 9 को। ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इनके क्या क्या नाम है मैं आपको बता दूंगी। तो ये यहाँ पर एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट करेगा, 9A को। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किसको एक्टिवेट किया, 9A को। सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, देन 11 हुआ, देन 9 हुआ। 10 क्यों नहीं होता ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देन यहाँ पर जो है 10 एक्टिवेट होगा। कौन सा एक्टिवेट होगा, 10 एक्टिवेट होगा। कौन सा एक्टिवेट होगा, 10। ये जो है 9A इसने किसको एक्टिवेट करवाया, 10 को एक्टिवेट करवाया और क्या बन गया यहाँ पर, 10A। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, जो 10th वाला है ये यहाँ पर क्यों लिखा है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है, मान लो कोई वेस्कुलर इंजरी हुई है, मान लो कोई वेस्कुलर इंजरी हुई है जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया, उस कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब टिश्यू डैमेज होगा। ठीक है, और जब टिश्यू डैमेज हुआ तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, टिश्यू डैमेज होने की वजह से यहाँ पर टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। कौन रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। कौन सा, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज होगा जब टिश्यू डैमेज होगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिक पाथवे इस कंडीशन में एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर जो क्लोटिंग फैक्टर सबसे पहले एक्टिवेट होगा वो कौन सा है, इस कंडीशन में तो 12 हुआ था, यहाँ पर जो सबसे पहले एक्टिवेट हुआ वो कौन सा होगा, वो होगा 7। कौन सा होगा, 7। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक्टिवेट हुआ सबसे पहले, यहाँ पर एक्टिवेट हुआ 7। तो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर 7 जो है ये एक्टिवेट होकर इसने क्या बनाया, 7A बनाया। ठीक है, और ये जो 7A है ये एक्टिवेट हुआ। देन यहाँ पर ये क्या करता है, ये 7A, ये 7A क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है और क्या बनाता है, 10A बनाता है। अब आपको समझ में आया, जो 10A है ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा 9 के बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, देन 11, देन 9, देन 10। और 10 को एक्टिवेट कौन कौन कर रहा है आपको दिख रहा है, इंट्रिंसिक में 9 एक्टिवेट कर रहा है और एक्सट्रिंसिक में 7 एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लोटिंग फैक्टर 7 जो है ये 10 को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इजी सा है कि इंट्रिंसिक पाथवे में पहले 12 एक्टिवेट हुआ, देन 11, देन 9 और साथ में एक्सट्रिंसिक में 7 एक्टिवेट हुआ और 9 और 7 दोनों ने मिलकर 10 को एक्टिवेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर 9 यहाँ पर 7 आ गया, 8 मिसिंग है, यहाँ से 8 कब आएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब ये क्लोटिंग फैक्टर 9A है ये 10 को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पर 8 मिसिंग है। तो यहाँ पर जो है जब ये 9 वाला 10 को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करने में क्लोटिंग फैक्टर 8 और कैल्शियम ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 8 भी आ गया। तो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10, 11, 12 ये सारे इंक्लूड हो गए। ठीक है, देन यहाँ पर क्या आता है, देन यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। 10A के एक्टिवेट होने के बाद में 10A के एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करता है, ये 10A इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों से एक्टिवेट हुआ।
देन यहाँ से कॉमन पाथवे चलेगा, दोनों में ही, इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है, किस में, थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में। और ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और यहाँ पर कैल्शियम हेल्प करता है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली यहाँ पर जो फाइब्रिन है ये किस में बनता है, ये सोल्यूबलाइज्ड फाइब्रिन बनता है, यानी पॉलीमर बन जाता है। ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जो है क्लोट फॉर्म होता है। यहाँ पर जो फाइब्रिन, जब सोल्यूबलाइज्ड फाइब्रिन बनता है तो यहाँ पर एक क्लोटिंग फैक्टर हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोटिंग फैक्टर 13A। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों में ही 10A एक्टिवेट होके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाता है। थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिवेट होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। और लास्ट मैंने क्या बताया था कि क्लोटिंग मैकेनिज्म में लास्ट में फाइब्रिन बनता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि क्लोटिंग मैकेनिज्म में लास्ट में क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रिन बनने के बाद में लास्ट में फाइब्रिन बनता है और फाइनली यहाँ पर क्लोट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से फाइब्रिन बना और परमानेंट क्लोट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटलेट ऑल्सो रिलीज प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। तो प्लेटलेट किसको रिलीज करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को। तो ये मैंने बता दिया कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर 10A एक्टिवेट होता है और इसको एक्टिवेट करता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। देन क्या होता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। यही तो पाथवे चलता है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। और कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। और थ्रोम्बिन फाइनली फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में और क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। 10A ने किसको एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया थ्रोम्बिन को। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ इसने क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है। तो ये पाथवे चलता है, जिग-जैग पाथवे चलता है एक तरीके से। तो यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के लिए दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे हम लोगों ने देख लिया और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। और विटामिन के जो है ये एसेंशियल फैक्टर है कोएगुलेशन कैस्केड में। तो यहाँ पर देखो ये पूरा यहाँ पर कोएगुलेशन कैस्केड लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, 12 जो है क्लोटिंग फैक्टर 12 ये एक्टिवेट होता है। 12 के एक्टिवेट होने के बाद में ये किसको एक्टिवेट करता है, 12 क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेट होने के बाद में ये 11 को एक्टिवेट करता है। 11 एक्टिवेट होने के बाद में ये 9 को एक्टिवेट करता है। देन यहाँ पर 9 जो है ये 10 को एक्टिवेट करता है, जिसमें जो 8th क्लोटिंग फैक्टर ये हेल्प करता है। और एक्सट्रिंसिक में सबसे पहले 7A एक्टिवेट होता है। और ये 7A क्या करता है, ये जो 10 वाला है इसको एक्टिवेट करवाता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में जो 10th वाला ये क्या करता है, ये 10th वाला एक्टिवेट हुआ और इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा दिया थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा दिया। और फाइनली यहाँ पर स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बना, जिसमें कि 13A ने हेल्प की। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर जो 1 है इसको कहा जाता है फाइब्रिनोजन, 2 को कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं, यहाँ की टेबल में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो ये देखो क्लोटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर 6 नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्लोटिंग फैक्टर 6 नहीं होता, 6 क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। बाकी यहाँ पर 1 से लेकर 13 ये यहाँ पर नेमिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर 1 को फाइब्रिनोजन कहा जाता है, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, फैक्टर 3 को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, 4 को कैल्शियम, 5 को लेबाइल फैक्टर, 7 को स्टेबल, 8 को एंटी हीमोफिलिक, 9 को क्रिसमस फैक्टर, 10 को स्टोर्ड पावर फैक्टर, 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट
फैक्टर 12 को हेजमैन फैक्टर। सो जो आरपीएससी एफएसओ का एग्जाम था उसमें इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्टर 12 से ही पूछा गया था। तो इसको हेजमैन फैक्टर कहा जाता है। और यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि इंट्रिंसिक पाथवे में जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है यही हेजमैन फैक्टर एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि 10A एक्टिवेट होता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की हेल्प से थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाता है और फाइनली यहाँ पर क्लोट फॉर्म हो जाता है। सेम चीज यहाँ भी लिखी हुई है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में जो क्लोटिंग नहीं होने देते। क्योंकि अगर क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट रहे हमारे ब्लड में तो ब्लड क्लोट नहीं हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर ब्लीडिंग होती है तभी ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। अदरवाइज ब्लड में कुछ एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जो क्लोटिंग नहीं होने देते। जब नेसेसरी होता है तभी क्लोटिंग देखने को मिलती है। सो मैनी एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है, जो क्लोटिंग से बचाते हैं। सो एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेंट यानी क्लोटिंग, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ये क्या करते हैं, ये अननेसेसरी क्लोटिंग से प्रिवेंशन दिलवाते हैं। एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन सी हो सकता है, ये क्या करता है, ये फैक्टर 5 और 7 को डिग्रेड कर देता है। अब अगर ये डिग्रेड हो गया तो क्लोटिंग मैकेनिज्म जो है एंड तक पहुंचेगा नहीं, फाइब्रिन बनेगा नहीं और क्लोटिंग होगी नहीं। देन आता है एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोम्बिन ये क्या करता है, 9, 10, 11 और 12 इन सबको डिग्रेड कर देगा। अब अगर ये डिग्रेड हो गए तो इसका मतलब क्या है, क्लोटिंग नहीं होगी। देन आता है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन फाइब्रिन को नहीं बनने देता। प्रोस्टासाइक्लिन ये प्लेटलेट फॉर्म एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देता है। थ्रोम्बोमोडुलिन, तो ये सारे के सारे एंटीकोएगुलेंट होते हैं जो अननेसेसरी ब्लड को क्लोट होने से बचाते हैं। तो ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। If you find this lecture useful for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.